हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीपीएससी ऑनलाइन। मैं सिमर खरबंदा आपकी इंग्लिश टीचर हूँ। आज हम बात करने लगे हैं फॉर्मल लेटर राइटिंग पर, लेकिन उससे पहले जानते हैं आपके सिलेबस के बारे में और कुछ मेरे बारे में। मैं इंग्लिश ऑनर्स और मास्टर्स इन इंग्लिश हूँ दिल्ली से। मैंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन, ब्रिटिश काउंसिल से भी कोर्सेज किए हैं जो मुझे हेल्प करते हैं बेटर टीचिंग के अंदर। मेरे एक्सपीरियंस के अंदर जीपीएससी 1-2, आरएफओ, अकाउंट्स ऑफिसर, पीआई, एसटीआई, डीवाईएसओ के साथ काम करने का रहा है। मैंने बहुत सारी बुक्स भी पब्लिश की हैं जो कि डिफरेंट पर्पसेस के लिए रही हैं, इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स के लिए भी और कंपेटिटिव स्टूडेंट्स के लिए भी। बात करते हैं आपके सिलेबस की। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि हम आगे बढ़ें। पहला आपके सिलेबस के अंदर है एसे राइटिंग। एसे राइटिंग आपका 20 मार्क्स का रहता है, जिसके अंदर आपको 200 वर्ड्स से 300 वर्ड्स का एसे लिखना होता है। एसे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और आपको कोई भी एसे लिखने को आया जा सकता है। आपको एक एसे चूज करना होगा 5 एसेस के अंदर से, जिसके अंदर से चॉइस हो सकती है डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, फिलोसॉफिकल एंड बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। यानी कि 5 चॉइसेस के अंदर से आपको इसके अंदर से वैरायटी मिलेगा, जिसमें से आपको एक एसे अटेम्प्ट करना होगा। उसके बाद आपका आता है लेटर राइटिंग, जो कि 150 वर्ड्स में लिखना होता है। किस टाइप का लेटर आता है उस पर बात करते हैं। अ फॉर्मल लेटर एक्सप्रेसिंग वंस ओपिनियन अबाउट एन इशू। द इश्यूज कैन डील विद डेली ऑफिस मैटर्स, अ प्रॉब्लम दैट हैज अकर्ड इन द ऑफिस, एन ओपिनियन इन रिस्पॉन्स वन सोट बाय अ रैंक्ड ऑफिसर। तो आपके सिलेबस में दिया है ओपिनियन लेटर, जो कि डिफरेंट इश्यूज के रिलेटेड आ सकता है। ये आपको मिलेगा 10 मार्क्स का और 150 वर्ड्स आपकी लिमिट रहेगी। इसके बाद आपके पास सिलेबस में है प्रेस रिलीज। प्रेस रिलीज एंड प्रेस अपील दोनों डिफरेंट होते हैं, हम दोनों पर बात करेंगे। अभी के लिए ये समझना ज़रूरी है कि ये 150 वर्ड्स का होगा। अगेन 10 मार्क्स आपको इसके लिए स्कोर दिया जाएगा। The PR or press release or appeal should be on an issue pertaining to a recent concern, problem, disaster, rumors, etc. यानी कि इसमें से किसी चीज़ के ऊपर भी आपको प्रेस रिलीज लिखने को आ सकता है। इसके अलावा हमारे सिलेबस में देखते हैं और क्या है। इसके बाद हमारा है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग अगेन 150 वर्ड्स का है, लेकिन इसको हम स्कोर करेंगे आपका 15 मार्क्स के लिए। यहाँ पर दिया है अ रिपोर्ट ऑन एन ऑफिशियल फंक्शन, इवेंट, फील्ड ट्रिप और सर्वे। यानी कि इनमें से किसी के ऊपर भी आपको रिपोर्ट लिखना आ सकता है। प्लीज़, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि सिर्फ इवेंट के ऊपर ही रिपोर्ट आएगा, ऐसा नहीं होता है। किसी चीज़ के ऊपर भी आ सकता है। जितना आपको सिलेबस में दिया है, आपको याद रखना है कि आपको सब चीज़ें कवर करनी ज़रूरी हैं। सब चीज़ों का स्टाइल अलग होता है लिखने का, इसलिए सारे तरीके की रिपोर्ट्स करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमारा है राइटिंग ऑन विजुअल इंफॉर्मेशन। राइटिंग ऑन विजुअल इंफॉर्मेशन 150 वर्ड्स में लिखने को आता है। 15 मार्क्स अगेन इसके हमें मिलते हैं। राइटिंग ऑन विजुअल इंफॉर्मेशन एक एक्चुअली रिपोर्ट ही होती है जो हमें विजुअल डेटा के बेसिस पर लिखनी होती है। देखते हैं यहाँ क्या है। अ रिपोर्ट ऑन अ ग्राफ, इमेज, फ्लो चार्ट, टेबल ऑफ कंपैरिजन, सिंपल स्टैटिस्टिकल डेटा एटसेट्रा। यानी कि आपको राइटिंग ऑन विजुअल इंफॉर्मेशन आ सकता है किसी ग्राफ के ऊपर, कोई इमेज दी गई हो सकती है, कोई फ्लो चार्ट, टेबल, कंपैरिजन करने के लिए आ सकता है, या कोई सिंपल स्टैटिस्टिकल डेटा टेबल की फॉर्म में आ सकता है। इसके बाद हमारा इम्पॉर्टेंट है फॉर्मल स्पीच।
फॉर्मल स्पीच के अंदर अगेन 150 वर्ड्स का हमें दिया होगा करने को, वो हमारा होगा 15 मार्क्स का, जिसमें हमें फॉर्मल स्टाइल में स्पीच लिखनी है। यूजुअली हम जानते हैं कि स्पीच जो होती है वो लिखने के लिए नहीं होती है, बोलने के लिए होती है, यानी कि हम उसे ओरली डिलीवर करते हैं, लेकिन उसका ड्राफ्ट पहले लिखा जाता है। उसको समझने के लिए कि ड्राफ्ट किस तरीके से लिखा जाता है, हमें यहाँ पर उस पर काम करना होगा। अ स्पीच इन अ फॉर्मल स्टाइल, यानी कि हम फॉर्मल राइटिंग की बात कर रहे हैं, दैट इज टू बी रेड आउट इन अ फॉर्मल फंक्शन। देखिए आपके सिलेबस में भी दिया है दैट इज टू बी रेड आउट, यानी कि जिसे पढ़ा जाएगा। तो यानी कि जो हम स्पीच लिख रहे हैं ये बोलने के बोलकर फंक्शन में बोली जाएगी। ये फंक्शन किस तरीके का हो सकता है? दिस कुड बी एन इनॉग्रेशन स्पीच, यानी कि एक इनॉग्रल फंक्शन हो सकता है, कोई एजुकेशनल सेमिनार हो सकता है, कॉन्फ्रेंस हो सकती है, और कोई फॉर्मल सेरेमनी हो सकती है ऑफ इम्पॉर्टेंस, यानी कि किसी डिपार्टमेंट में, किसी मिनिस्ट्री में, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में कोई भी फंक्शन होगा, कोई सेरेमनी होगी, उसके लिए आपको स्पीच लिखने को कहा जा सकता है। याद रखिए ये स्पीच आपको खुद को नहीं डिलीवर करनी है, ये आप किसी के लिए लिखते हैं। अगेन ये आपका 150 वर्ड्स एंड 15 मार्क्स देता है। इसके बाद आता है प्रेसी राइटिंग। हमारा 7th टॉपिक है प्रेसी राइटिंग। इसके लिए हमें 15 मार्क्स के ऊपर से स्कोर दिया जाता है। ये क्या होता है? एक पैसेज हमें दिया होता है जो कि लगभग 300 वर्ड्स का रहता है। दिस पैसेज इज अराउंड 300 वर्ड्स एंड वी आर सपोज टू राइट अ प्रेसी फॉर इट इन 100 वर्ड्स। दैट इज हमें उसे कंप्रेस कर 1/3 यानी कि 100 वर्ड्स में करना होता है। प्लीज़ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये हमें बाकी चीज़ों में भी हेल्प करता है। ट्रांसलेशन का पार्ट हो, कोई अपना आंसर लिखना हो जो कि बहुत लेंदी हो लेकिन अपने वर्ड्स में शॉर्ट करके लिखना हो, तो ये उसके लिए भी हमें हेल्प करता है। इसके अलावा हमारे पास सिलेबस में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हमारा लगभग कहा जाता है 250 वर्ड्स का आता है पेपर में, लेकिन कई बार वो लेंदी भी हो सकता है। तो आपको अपनी रीडिंग स्पीड को ज़्यादा ध्यान रखना होगा, किस तरीके से आप रीडिंग ज़्यादा करें और उसको समझ बनाना शुरू करें। यहाँ पर हमें एक रीडिंग पैसेज दिया जाएगा 250 वर्ड्स का, जिसपे हमें 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने को कहा जाएगा। इसका स्टाइल जो है उसमें 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं पहले, उसके बाद 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव होंगे, यानी कि जिनके लिए आपको शॉर्ट आंसर्स देने होंगे। याद रखिए ये अगेन आपका 15 मार्क्स का है और यहाँ पर 5 MCQs और 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहते हैं। यहाँ तक बात नहीं खत्म होती है हमारे सिलेबस की। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ग्रामर। ग्रामर हमें लगता है कि ऑल्दो सिर्फ 20 मार्क्स का है हमारे स्कोर के अंदर, लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं। जब हम अपना राइटिंग करना शुरू करते हैं हम देखते हैं वहाँ पर हम सेंटेंस कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते, यानी कि सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पाते हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इंग्लिश ग्रामर को अच्छे से पढ़ें। ऑल्दो हमारे पास ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के तरीके से आते हैं, दैट इज़ हमारे टॉपिक्स हैं टेंसेस, जहाँ पर हम बात करते हैं डिफरेंट प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंसेस की, किस तरीके के टेंसेस होते हैं, किस तरीके से हम उसको हेल्प करते हैं सेंटेंस फॉर्म करने में। उसके बाद आता है वॉइस, यानी कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हम यूज़ करते हैं वेराइटी ऑफ राइटिंग स्किल्स के अंदर, ताकि हम एग्जामिनर को वेराइटी दे सकें अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। उसके बाद आता है नरेशन, यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच हम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर स्पीच के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस इज अ वेरी पावरफुल टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि हम उससे पहले पढ़ते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमारे इंग्लिश ग्रामर में होते हैं। जब हम बात करते हैं राइटिंग स्किल्स की, हम एक ही तरीके का एक सेंटेंस लिखते जाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बेसिस पर हम एक ही तरीके का लिखते जाते हैं, लेकिन बहुत सारे तरीके के अलग सेंटेंसेस अवेलेबल हैं, टाइप्स, जहाँ पर हम वैरायटी दे सकते हैं अपने एग्जामिनर को अपनी
प्रेजेंटेशन को रिच बना सकते हैं, उसके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स, वेरी सिंपल। हमें लगता है कि आर्टिकल्स बहुत ईजी हैं, अ एंड द करना है और कुछ भी नहीं है, लेकिन अ एंड द हमारी राइटिंग को बहुत बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, इसलिए ये टॉपिक उस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है यूज ऑफ प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस इन, ऑन, एट, बिलो, अबव, इस टाइप के वर्ड्स को हम प्रेपोजिशंस कहते हैं। प्रेपोजिशंस हमें सिर्फ प्लेस बताने की हेल्प नहीं करते हैं, प्रेपोजिशंस हमारा हेल्प करते हैं नाउन्स और प्रोनाउंस का बाकी के सेंटेंस के साथ रिलेशन दिखाने के लिए। यूज ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स हमारी हेल्प करते हैं अगेन रिच करने के लिए हमारी राइटिंग। बहुत सारे लोग हम में से ऐसे हैं जिनकी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फ्रेजल वर्ब्स ऐसे हैं जो हमारी राइटिंग को बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं और बहुत ईजी वर्ड्स को कंबाइन करके बनाए जाते हैं। यानी कि फ्रेजल वर्ब ज़्यादातर वर्ब्स और प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन होता है जो हमारी वोकैबुलरी बढ़ाने में हेल्प करता है। इसके बाद बात करते हैं यूज ऑफ इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस। इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस यानी कि ईडियम्स। हम अपने एग्जाम के अंदर ईडियम्स का सेक्शन जब आंसर करते हैं तो हम देखते हैं कि सिर्फ 1 या 2 मार्क्स का होता है, लेकिन ये बहुत हेल्प करते हैं। जैसे स्पीच राइटिंग है, एसे राइटिंग है, आप यहाँ पर इसका बहुत यूज़ कर सकते हैं अपनी राइटिंग को, अपनी वॉइस को, जो आपके राइटिंग स्टाइल है उसे रिच करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव ग्लॉसरी, जितना रीडिंग करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आप, उतना आपकी ग्लॉसरी, अपनी वोकैबुलरी बढ़ती है। ये वोकैबुलरी बेस्ड है, ये एग्जैक्टली ग्रामर नहीं है, सिर्फ प्योर वोकैबुलरी है। इसके बाद आएंगे हम सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये बहुत हेल्प करते हैं हमारी वोकैबुलरी बढ़ाने में। कैसे? सिनोनिम्स यानी कि सिमिलर वर्ड्स हम हर जगह पे यूज़ करते हैं। एक्सप्रेस अगर हम राइटिंग ऑन विजुअल इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, द ग्राफ शोज, द ग्राफ इलस्ट्रेट्स, द ग्राफ एक्सप्रेसेस, इस तरीके से जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं वो सिनोनिम्स होते हैं और ये हमारी हेल्प करते हैं हमारी वोकैबुलरी, हमारे राइटिंग को और ज़्यादा रिच करने में। और एंटोनिम्स ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं जो हेल्प करते हैं अगेन हमारी वोकैबुलरी बढ़ाने में कि एक चीज़ का ऑपोजिट क्या होता है। हम हमेशा नॉट अंडरस्टैंडिंग या नॉट क्लियर ऐसा यूज़ करते हैं, लेकिन उसकी जगह हम अनक्लियर अगर यूज़ करेंगे यानी कि जो एंटोनिम है, तो हमारी अगेन वोकैबुलरी बढ़ जाती है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन वोकैबुलरी के लिए, कि आपको पता चलेगा एक पूरे सेंटेंस को रिप्लेस करके कैसे हम एक वर्ड में बोल सकते हैं। तो इसके लिए अगेन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन सिर्फ ग्रामर सेक्शन के लिए नहीं, आपकी राइटिंग को भी रिच करने के लिए हेल्प करता है। कोहेसिव डिवाइसेस, कनेक्टिव्स, लिंकर्स। हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। कोहेसिव डिवाइसेस हमारी हेल्प करते हैं, जो बात हम बोल चुके हैं या जो बोलने वाले हैं, इन दोनों बातों को कनेक्ट करने के लिए या अपनी बात को सिंप्लीफाई करने के लिए, दोबारा बताने के लिए कि हम क्या कहना चाहते हैं, हम कोहेसिव डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पीच हम अगर पढ़ रहे हैं, हम स्पीच राइटिंग कर रहे हैं, उसके अंदर कई बार ऐसा होता है हम कुछ बात दोबारा बताना चाहते हैं, अपनी ऑडियंस को समझाना चाहते हैं, उसके लिए हम वर्ड्स यूज़ करते हैं इन अदर वर्ड्स। दैट इज़, इस टाइप के वर्ड्स जो होते हैं उन्हें हम कोहेसिव डिवाइसेस कहते हैं। कोहेसिव डिवाइसेस अगेन हमारी हेल्प करते हैं सेंटेंसेस को, हम जो कह रहे हैं उन बातों को कनेक्ट करने के लिए। इसके बाद आता है अफिक्सेस। अफिक्सेस हमारे सिलेबस में दिए हैं जो कि प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं। प्रीफिक्स ऐसे क्लस्टर ऑफ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, क्लस्टर का मतलब UN एक प्रीफिक्स है। अगर हम UN के साथ कोई वर्ड को जोड़ते हैं तो वो हमें एक न्यू वर्ड देता है। जो नया वर्ड होगा अगेन हमारी वोकैबुलरी बढ़ाता है। सफिक्सेस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो लास्ट में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि एक वर्ड है प्रोमोट और इसका हम बना रहे हैं प्रोमोशन। तो जो शन हम यूज़ कर रहे हैं ये हमारा हेल्प करता है पार्ट ऑफ स्पीच चेंज करने में।
पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, 1 मिनट उस पर ध्यान देते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच हमारे हैं नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, verbs, prepositions, adverbs। ये मेजर हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी बेस है ग्रामर का, यानी कि सेंटेंस फॉर्मेशन का। हमारे लिए सफिक्स और प्रीफिक्स इसलिए भी हेल्पफुल हैं। सफिक्स हेल्प करते हैं हमें वर्ब से नाउन बनाने के लिए, एडजेक्टिव्स बनाने के लिए, समटाइम्स नाउन से एडजेक्टिव बनाने के लिए। तो इसलिए हमारे लिए हेल्पफुल रहता है ये पढ़ना कि सफिक्सेस क्या होते हैं। इससे आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि बेसिक वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी और हमें समझ में आएगा कि डिफरेंट रोल क्या हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, यानी कि एक नाउन है तो उसका क्या रोल है, वर्ब है तो उसका क्या रोल है। इसलिए ये समझना ज़रूरी है। इससे एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब हमारा एक लास्ट CTO का एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर पेपर में ये नहीं दिया गया था चूज़ द करेक्ट प्रीफिक्स और सफिक्स, वहाँ दिया गया था चूज़ द करेक्ट अफिक्स, यानी कि चॉइस दी गई थी चाहे वो सफिक्स है या प्रीफिक्स है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि टर्म्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कौन सा टर्म यूज़ किया जाएगा कहाँ पर, आपको ये पता होना चाहिए। सेम टेंसेस के साथ है। अभी अगर आपने देखा होगा लास्ट अकाउंट्स ऑफिसर का मेंस का एग्ज़ाम, हम लोग टेंसेस सिर्फ सीख कर जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, लेकिन इस बार सरप्राइजिंगली अकाउंट्स ऑफिसर के मेंस एग्जाम में दे दिया गया था कि सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भरिए फिल इन द ब्लैंक्स में। तो इसलिए आपको याद रखना ज़रूरी है कि कौन सा टेंस क्या है, उसका रोल क्या है, वो कौन सा टाइम और कॉन्टिन्यूटी बताता है और उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। वापस चलते हैं हमारे सिलेबस पे। वर्ड्स दैट कॉज कन्फ्यूजन लाइक होमोनिम्स एंड होमोफोन्स। ये तो वैसे भी हमें पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनका साउंड सेम है और कई ऐसे हैं जिनको हम लिखते भी सेम हैं लेकिन उनका मीनिंग यूजेज डिफरेंट है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल वर्ड लेड, द वर्ड लेड LEAD, ये हमारा एक मेटल है। इसके अलावा अगर हम एक और वर्ड देखें लेड, यानी कि सेम स्पेलिंग्स लेकिन ये हमारा पास्ट टेंस की तरह पढ़ा जाता है वर्ब लीड को। तो इसी तरीके से वर्ड्स जो कि सिमिलर साउंड वाले हो सकते हैं, इनफैक्ट सिमिलर स्पेलिंग्स वाले भी हो सकते हैं, लेकिन उनका रोल मीनिंग डिफरेंट होता है। तो ये हमारे हैं वर्ड्स दैट कॉज कन्फ्यूजन। तो इन्हें पढ़ना आपकी राइटिंग के लिए अगेन बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा अभी हम जो बात कर रहे हैं टेंसेस की, ग्रामर सेक्शन की, राइटिंग स्किल्स की, आप अगर ध्यान से नोट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि GPSC ने जितने भी हमारा सिलेबस में टॉपिक्स दिए हैं वो सब का रीज़न है, उनका सिग्निफिकेंस है। जितना ग्रामर सेक्शन है हम सोचते हैं कि 20 मार्क्स का है, एक मार्क्स का है, इसमें कुछ ज़्यादा करने वाला नहीं है। प्लीज़ ध्यान से समझिए कि जो ग्रामर सेक्शन है वो बहुत ज़रूरी है हमारी राइटिंग के लिए। GPSC ने सोचकर हमें ये सिलेबस में डाला है कि ताकि हम इसके ऊपर काम करें। हमारा इसकी वजह से हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन, हमारा राइटिंग, हमारा प्रेजेंटेशन, उसके अंदर हमें रिचनेस दिखाई दे, इसलिए ये टॉपिक्स डाले गए हैं। इसके अलावा जो राइटिंग स्किल्स भी हैं, 1 मिनट के लिए मैं आपको वापस वहाँ ले जाती हूँ। जो हमारे राइटिंग स्किल्स भी अगर आप देखेंगे, राइटिंग ऑन विजुअल इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट राइटिंग, जितने भी ये टॉपिक्स हैं आप ध्यान से देखिए। रिपोर्ट राइटिंग ऐसे टॉपिक्स हैं जो सिर्फ आपको यहाँ सिलेबस पेपर में नहीं करने हैं, लेकिन जब आप ऑफिसर्स बन जाएंगे, अपनी पोस्ट पर होंगे, तो ये काम आपके पास आएंगे। GPSC ने आपका सिलेबस बहुत सोच समझ के बनाया है, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसे अच्छे से काम कीजिए ताकि बाद में भी आपको कभी डिसअपॉइंटमेंट फेस ना करनी पड़े। और राइट, लास्ट हमारा है 10th टॉपिक ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन के अंदर, इससे पहले कि हम ट्रांसलेशन की बात शुरू करें, मैं आपको एक क्विक
चीज़ बताती हूँ कि क्यों मैं आपको हिंदी में पढ़ा रही हूँ। उसका रीज़न ये है, अभी तक आपने देखा होगा आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, कोई ऐसे हैं जिनका सेकंड एंड थर्ड अटेम्प्ट है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनका उससे भी ज़्यादा नंबर का अटेम्प्ट है। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जब भी हम ट्रांसलेशन करते हैं, ट्रांसलेशन को 1 मिनट के लिए साइड रखिए, जब भी हम कोई राइटिंग स्किल करते हैं उसके अंदर हम हर वर्ड को, एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। पूरा सेंटेंस नहीं करते हैं, एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं कि एक वर्ड को गुजराती में पहले ट्रांसलेट करें, गुजराती से इंग्लिश करेंगे, उसके बाद उसे लिखेंगे। ये रीज़न है कि हम हमेशा उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं। ठीक है, हम नहीं चाहते कि ये चीज़ फेस हो। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं 5 लैंग्वेजेस जानती हूँ, 5 लैंग्वेजेस बोलती हूँ। उसके अंदर मेरा सबसे जो टफ लैंग्वेज रही है चाइनीज़ रही है। आई थिंक आप लोगों के लिए भी डिफ़िकल्ट होगी सोचने पर कि चाइनीज़ डिफ़िकल्ट है। ऑलराइट, चाइनीज़ के अंदर क्या रहा था कि मेरा जब एक्सपीरियंस था, फर्स्ट डे क्लास के अंदर एंटर होते ही टीचर ने चाइनीज़ में ही बात करनी शुरू करी। उन्होंने पूरा पढ़ाना, पूरा पहला वीक एक वर्ड कोई और लैंग्वेज का नहीं यूज़ किया। उसका रीज़न क्या था? उनके एक्सपीरियंस से हमें समझ में आया कि जब हम एक एक वर्ड करके ट्रांसलेट करते हैं, हम जो टारगेट लैंग्वेज है वो नहीं सीख पाते हैं। तो इसलिए ये एक नया अप्रोच है जहाँ पर हम यूज़ करने लगे हैं हिंदी और इंग्लिश, ताकि आप ट्रांसलेशन जो एक एक वर्ड का करते हैं वो ना रहे। सेकेंड चीज़, इससे आपको ये भी हेल्प मिलेगा कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस का एक्सपोजर मिलेगा। आप देखते होंगे कि जब भी आप जीपीएससी का फॉर्म भरते हैं, जितने लोग भी चाहे कोई भी पोस्ट के लिए भरते हैं, आपने देखा होगा उसके अंदर आपको एक सेक्शन आता है जहाँ पे कहा जाता है कि लैंग्वेज स्किल्स का आप अपना स्टेट करें, आपकी नॉलेज क्या है। आपने देखा होगा वहाँ होंगे रीड, राइट, स्पीक, 3 जगह के बॉक्सेस बने होते हैं आपको हर लैंग्वेज के आगे, जो आपको टिक करने होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती। तो आप वहाँ पर, आई एम श्योर आप में से ऐसे बहुत होंगे जो तीनों के तीनों टिक कर देते हैं कि हिंदी बोलनी भी आती है, लिखनी भी आती है, पढ़नी भी आती है, सिमिलर इंग्लिश के साथ। तो वहाँ पर अगर आपको रिक्वायरमेंट क्रिएट की गई है कि आपकी नॉलेज होनी चाहिए लैंग्वेज को लेकर, तो ये प्लेटफॉर्म, ये लेक्चर्स आपके लिए अपॉर्चुनिटी हैं कि आपको पूरा एक्सपोजर मिले दोनों लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड हिंदी का। ऑलराइट, कमिंग बैक टू ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का आपको आएगा शॉर्ट पैसेज जो कि 150 वर्ड्स का होगा, और आपको करना है गुजराती से इंग्लिश, 15 मार्क्स। अगेन प्लीज़ ध्यान रखिए कि ट्रांसलेशन आपके सिलेबस में कहा गया है गुजराती टू इंग्लिश, बट जीपीएससी कुछ भी कर सकते हैं, वो आपको इंग्लिश टू गुजराती भी दे सकते हैं। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। ट्रांसलेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? ग्रामर। यानी कि आपकी अगर ग्रामर और वोकैबुलरी स्ट्रांग है तो ही आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी। आप देखते होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्रांसलेशन करते हैं, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने के चक्कर में वो हर एक वर्ड को कर देते हैं, मीनिंग नहीं ट्रांसलेट होता, लेकिन वर्ड्स ट्रांसलेट हो जाते हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है? मीनिंग को ट्रांसलेट करना, यानी कि पूरा सेंटेंस पढ़कर उसको ट्रांसलेट करना, ना कि एक एक वर्ड करके हम उसे ट्रांसलेट करें। ये अगेन 15 मार्क्स का है, टोटल आपका स्कोर 150 मार्क्स का हो जाता है। ये है जीपीएससी 1-2 के सिलेबस की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग पीआई कर रहे हैं वो जानते होंगे कि उनके सिलेबस में डायलॉग राइटिंग भी है, जो कि अगेन एक डिफरेंट टॉपिक है बाकी के मुकाबले, और उनका स्कोर जो होता है टोटल वो 200 मार्क्स का होता है। प्लीज़, मैंने डिस्कस ज़रूर जीपीएससी 1-2 का सिलेबस किया, बट दैट डज नॉट मीन कि हम पीआई का सिलेबस कवर नहीं कर रहे हैं। ये आपको सिर्फ एक मीनिंगफुल वे में समझाने का तरीका था कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, किस तरीके से आप इस पर काम करने लगे हैं। पीआई वाले प्लीज़ रेस्ट अश्योर्ड कि हम लोग उसके ऊपर भी काम करेंगे। ओके, आपके सिलेबस को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। क्विकली उसको देखते हैं कि ये 4 पार्ट्स क्या हैं। हम राइटिंग सेक्शन को एक साइड रख रहे हैं, ग्रामर को अलग रख रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अलग रख रहे हैं, और ट्रांसलेशन को अलग रख रहे हैं। राइटिंग स्किल्स आपसे मैंने डिस्कस करे, ग्रामर भी किया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी किया, ट्रांसलेशन भी किया।
लेकिन ये बात समझना ज़रूरी है कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हेल्प करेगा लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि आपकी रीडिंग बढ़ेगी तो आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, आपका सेंटेंस फॉर्मेशन का तरीका भी बढ़ेगा और आपका सब्जेक्ट नॉलेज भी बढ़ेगा। आगे चलते हैं। ये एक क्वेश्चन पेपर है PI मेंस 2018 का। ये क्यों मैं आपको दिखा रही हूँ, पहले उसकी बात करते हैं। हम हमेशा सोचते हैं हमारे आंसर्स चेक होकर आ रहे हैं, हम टॉपर के जो आंसर शीट्स होते हैं उसके ऊपर सब कुछ नोट करते हैं कि वहाँ पर किस वजह से कहाँ किसको क्या स्कोर मिला है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं एग्जैक्टली कि स्कोर किस बेसिस पे मिला, आखिर GPSC स्कोर किस बेसिस पर देती है। बात करते हैं उसके लिए। नोट दिया गया है आपको PI के मेंस के पेपर में, जो क्या कहता है। आइए पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली नोट में क्या दिया गया है। प्लीज पे अटेंशन। नोट दिया गया है पेपर के शुरू होने से पहले ही। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। योर आंसर्स मस्ट बी विद इन द वर्ड लिमिट, आपका आंसर वर्ड लिमिट के अंदर होना चाहिए। यू आर एक्सपेक्टेड टू शो योर अवेयरनेस ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि आपकी सब्जेक्ट की अवेयरनेस क्या है वो आपको दिखाना है। ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, आपका थॉट एंड एक्सप्रेशन एकदम ओरिजिनल होना चाहिए, कॉपीड नहीं होना चाहिए। इन ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज। आई सपोज इससे आपको क्लियर होगा कि GPSC हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है आंसर राइटिंग के अंदर। आप देखेंगे ये ही हमारे पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे हमारे आंसर्स चेक किए जाते हैं, और हम सिर्फ टॉपर्स के पेपर ही सिर्फ देखते रह जाते हैं कि उसमें कहाँ मार्क्स मिले, हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है। नहीं, आप उनसे भी अच्छा लिखने की कैपेसिटी रखते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी ग्रामर ज़्यादा अच्छी नहीं है या आपको बहुत हैवी वोकैबुलरी नहीं आती है तो आप नहीं लिख सकते हैं। जितना कोशिश करेंगे क्वेश्चन की डिमांड को अंडरस्टैंड करना, जितना कोशिश करेंगे कि आप सिंपल सेंटेंसेस के अंदर भी अपनी बात पूरी तरह रखें ओरिजिनल तरीके से, आपको मार्क्स बिल्कुल मिलेंगे। ये ही आपके पैरामीटर्स हैं, सारे क्वेश्चंस आंसर होने चाहिए। आप देखेंगे कभी कोई टीचर देखेगा, आपके एग्जामिनर देखेगा कि आपका आंसर कोई अनआंसर्ड रह गया है, वो इम्पैक्ट लाता है। अगर आपका वर्ड लिमिट क्रॉस हो गया है, बहुत सारे लोग सोचते हैं मैम पेपर में जगह है भर देना उसको, नहीं, प्लीज़ वर्ड लिमिट आपको बोला गया है, टाइम लिमिट होता है एग्जामिनर के पास चेक करने का, वर्ड लिमिट दिया है कि उसी रिस्ट्रिक्टेड नंबर के अंदर आप अपनी पूरी बात क्लियरली समझा सकें, इसलिए वर्ड लिमिट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं आपका अवेयरनेस ऑफ सब्जेक्ट। अवेयरनेस ऑफ सब्जेक्ट यानी कि GS, लैंग्वेज की बात नहीं हो रही है, GS की बात हो रही है। आपके जितने भी सवाल होंगे लैंग्वेज के पेपर में, चाहे गुजराती लैंग्वेज है चाहे इंग्लिश लैंग्वेज है, आप देखेंगे वहाँ पर क्वेश्चंस या टॉपिक रिलेटेड टू जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आपके सब्जेक्ट की नॉलेज हो, क्योंकि सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होगी तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, आपका आंसर ओरिजिनल, आप सिंपल लैंग्वेज लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साफ हैंडराइटिंग में लिखो, आप पूरा फॉर्मेट फॉलो करो, आपको मार्क्स मिलेंगे। जो अगर आपको कोई कहता है वोकैबुलरी आपकी अच्छी नहीं है, आपने इतने हैवी वर्ड्स नहीं डाले, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं डाले, ऐसा नहीं है। हर एक स्टूडेंट का लर्निंग स्टाइल लेवल अलग अलग होता है, प्लीज़ अंडरस्टैंड। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको भी एक अलग तरीके से अपना आंसर प्रेजेंट करना है तो आपको भी हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या हैवी वोकैबुलरी यूज़ करनी है, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप सिंपल सेंटेंसेस में अपनी बात कहेंगे, सामने वाला बिल्कुल समझेगा, आपको मार्क्स ज़रूर देगा। इंग्लिश इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, प्लीज़ अंडरस्टैंड, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं, आपको क्लियर होना चाहिए। आई एम श्योर आप में से ऐसे लोग बहुत होंगे जो कहीं और से भी पढ़ चुके होंगे और टीचर से भी पढ़े होंगे, शायद इंग्लिश पहले भी स्कूल कॉलेज में भी पढ़ी होगी। मैं कभी नहीं कहूँगी कोई टीचर गलत पढ़ाता है, वो हमेशा अपना बेस्ट देता है। मैं भी आपको अपना बेस्ट देने आई हूँ,
आपको बेस्ट तरीके से समझाऊंगी किस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। और आपकी तरफ से भी उतना ही डेडिकेशन होना चाहिए। ये है हमारा पीआई का जो मेंस में दिया है क्वेश्चन पेपर के अंदर, क्लियर जीपीएससी ने। अब देखिए सिमिलरली अभी अकाउंट्स ऑफिसर का पेपर हुआ मेंस लास्ट मंथ, आप जानते हैं अकाउंट्स ऑफिसर का अप्रैल में पेपर हुआ है। अगेन इसके अंदर हमारा एसे के अंदर क्वेश्चन दिया गया है, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 252 to 300 वर्ड्स। इट मस्ट एग्जिबिट योर ग्रास्प एंड क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट in the best possible individual style, having originality of thought and expression. It must be well argued piece of writing, coherently and sequentially with observance of grammar rules. इसे बहुत ज़रूरी है समझना। ये दोबारा जो 2018 में जीपीएससी ने क्लियरली मेंशन किया था अपने क्वेश्चन पेपर में कि क्या पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे आपके आंसर्स चेक होते हैं, सिमिलरली दोबारा ये चीज़ हमारे सामने आई है। अकाउंट्स ऑफिसर के मेंस के पेपर में ऐसे राइटिंग से पहले ही ये बोल दिया गया कि आपकी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सब्जेक्ट की, यानी कि अगेन अवेयरनेस ऑफ सब्जेक्ट आपका अच्छा होना चाहिए। उसके बाद बेस्ट पॉसिबल इंडिविजुअल स्टाइल, जितना हो सके आपकी पर्सनल वॉइस, जो हमारी वॉइस का मतलब है जो हमारा स्टाइल है, इंडिविजुअल और ओरिजिनल, जो आपकी सोच है, आपकी रिसर्च, आपकी समझ है एक स्पेसिफिक टॉपिक के बेसिस पे, वो ही आप प्रेजेंट करें, ना कि किसी बुक से या कोई मॉडल आंसर के बेसिस पे आप करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि मॉडल आंसर को ही एक परफेक्ट आंसर मान लेते हैं। प्लीज़, मॉडल आंसर परफेक्ट नहीं हो सकता है आपका आंसर उससे भी ज़्यादा अच्छा हो। मॉडल आंसर सिर्फ ये हेल्प करते हैं आपको समझ बनाने के लिए कि किस तरीके से कंटेंट का स्ट्रक्चर बैठाया जाता है, कंटेंट को कनेक्ट किया जाता है। आइडियाज़, अंडरस्टैंडिंग, आपका नॉलेज जो है वो डिफरेंट हो सकता है, आपका आंसर भी अच्छा हो सकता है। इम्पॉर्टेंट क्या है, हम जीपीएससी के पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर ही अपने आंसर्स लिखें। Originality of thought and expression again, and then well argued piece of writing coherently and sequentially with observance of grammar rules। यानी कि coherently and sequentially का क्या मतलब है, हमारा connected हो। ऐसा नहीं है कि हमें ऐसे या कोई भी राइटिंग स्किल एक टॉपिक पे दे दी और हम कहीं और चले गए हैं। हमारा सारा आंसर स्टार्ट से लेके एंड तक कनेक्टिंग और मीनिंगफुल वे में प्रेजेंट होना चाहिए। सिर्फ फॉर्मेट सब कुछ नहीं है, कंटेंट आप किस तरीके का चूज़ करते हो, क्या आप क्वेश्चन की डिमांड पूरी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ये सारी चीज़ें ही आपके पैरामीटर्स हैं। अगर आप इन्हें ध्यान में रखेंगे, आप कोई भी लेवल के हों इंग्लिश के अंदर, आपका स्कोर बहुत बढ़ेगा। ये आपको गाइडेंस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये जीपीएससी ऑलरेडी आपको दे चुका है। मैं सिर्फ आपको एक आपका नज़र वहाँ डाल रही हूँ, आपकी आई ओपनिंग के लिए आपको कह रही हूँ कि आपके सामने क्लियरली रखे गए हैं, इन्हें फॉलो कीजिए, आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, आप मार्क्स बहुत अच्छे से स्कोर कर पाओगे। ऑलराइट, अब हम जब बात करने लगे हमारे लेक्चर की, एक लेक्चर का फ्लो रहेगा, एक सेट पैटर्न रहेगा जिसके बेसिस पे हम अपने लेक्चर्स आगे पढ़ेंगे। लेक्चर्स पढ़ने स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी, ऐसी बहुत सारी जगह होगी जहां पर मैं आपको कहूंगी इस वीडियो को पॉज करने के लिए, जहां पर आपको ही एक एक्सरसाइज करने को दी जाएगी। ये एक्सरसाइज इसलिए है कि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी है एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर, आप उसको असेस कर सकें इस लेक्चर के एक्सप्लेनेशन के दौरान। यानी कि मैं आपको एक टास्क दूंगी करने को, जिस पे आपको पॉज करना होगा और उसके बाद टास्क ख़त्म करने के बाद वापस से आपको वीडियो चालू करनी होगी और देखना होगा कि आपने जो आंसर लिखा है और जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो कहाँ कहाँ गैप्स हैं और किस तरीके से आप उसको फिल कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं हमारा लेक्चर किस तरीके से जाएगा। पहले बात करेंगे हम राइटिंग स्किल को समझने के लिए।
फॉर्मल लेटर क्या होता है, हमें वो समझना ज़रूरी है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि एग्जैक्टली एक स्पेसिफिक राइटिंग स्किल क्या है, हम उसके ऊपर काम नहीं कर सकते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे लोग फॉर्मल लेटर के अंदर लिखने जाते हैं, आपसे पूछा कुछ जाता है और आप ऐसे की तरह उसको लिखना शुरू कर देते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है समझना कि एक स्पेसिफिक जो राइटिंग स्किल है, जो टॉपिक है, उसके अंदर हमें करना क्या है, हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। हम क्वेश्चन का सिर्फ पढ़ लेते हैं, ओपिनियन देना है, किस बेस पे देना है, लेटर लिखना शुरू। प्लीज़ आपको ये समझना है क्वेश्चन क्या डिमांड करता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि क्वेश्चन के ऊपर टाइम स्पेंड करना वेस्ट ऑफ टाइम है। नहीं, अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझोगे, आप सिर्फ आंसर लिखना शुरू कर दोगे, आप गलती करने का स्कोप रखोगे। यानी कि हो सकता है जो आपसे पूछा गया आप उससे डेविएट हो गए हो, सिर्फ कीवर्ड्स दे के ही आंसर लिख रहे हो। हम वो गलती नहीं करेंगे। 1 मिनट ही लगता है घड़ी में देखकर क्वेश्चन को समझने का। उसका क्या ट्रिक है उस पर हम आगे बात करेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन पॉसिबल आंसर, ये जगह है जहां पर आपके लिए टास्क यानी कि एक्सरसाइज होगा। मैं आपको बताऊंगी, सवाल दूंगी, आपके पास टाइम रहेगा कि आप क्या लिखना चाहेंगे, आपकी क्या पोजीशन होगी उसको आंसर करने के लिए, वो करना होगा। उसके बाद हम जाएंगे फॉर्मेट को पढ़ेंगे, यानी कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, कंटेंट किस तरीके से लिखा जाता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। व्यूइंग डिफरेंट सैम्पल्स एंड स्ट्रक्चर्स, यानी कि हम डिफरेंट सैम्पल्स एंड स्ट्रक्चर्स व्यू करेंगे। क्या होता है फॉर्मल लेटर राइटिंग ओपिनियन बेस्ड है, बिल्कुल आपका सिलेबस कहता है ओपिनियन के बेसिस पे है, लेकिन अभी जो अकाउंट्स ऑफिसर मेंस का एग्ज़ाम हुआ उसके अंदर लेटर टू एडिटर आया, यानी कि जो ओपिनियन बेस्ड है वो तो था ही, लेकिन उसके अलावा लेटर टू एडिटर आ गया। अब हमें प्रिपेयर्ड रहना है कि जो सिलेबस में है वो सही है। फॉर्मल लेटर हमारा हेडिंग है सिलेबस का, लेकिन उसके डिस्क्रिप्शन से बाहर भी हमारा क्वेश्चन आ सकता है। तो हमें कोई स्कोप नहीं छोड़ना है जहाँ पर हम मार्क्स अपने गवा दें। हम डिफरेंट सैम्पल्स एंड स्ट्रक्चर्स व्यू करेंगे। उसके बाद हम व्यू करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर सब एनालिसिस करते हैं, आई एम श्योर, पुराने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा डिफरेंट रखेंगे। हम क्या करेंगे, हम प्रीवियस ईयर आंसर्स को इवैल्यूएट करेंगे, यानी कि जो जीपीएससी ने करेक्ट करके हमें आंसर शीट दी है डिफरेंट स्टूडेंट्स की, हम वो लेकर उस पर एनालिसिस करेंगे कि कौन सी जगह ऐसी है, कहाँ कहाँ स्कोप है जहाँ मार्क्स बढ़ सकते हैं, किस वजह से मार्क्स काटे गए हैं, उनका एनालिसिस करेंगे ताकि हम बेटर अंडरस्टैंडिंग बना सकें एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर। लास्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। यस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप जितनी भी अंडरस्टैंडिंग इस लेक्चर से बनाकर जा रहे हैं, आप देख सकें कि कितना आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आया है, कितना आप बेटर लिख पा रहे हैं। राइट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। आई होप आपको सिलेबस अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मल लेटर राइटिंग से।